हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। तो दोस्तों, आज हम क्रांतिकारी आंदोलन का सेकंड चरण पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्रांतिकारी आंदोलन का फर्स्ट चरण पढ़ लिया है। तो अब हम 1924 से लेकर जो मुख्य घटनाएं हुए हैं वो देखेंगे। एच आर ए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। इसका गठन जो है वो 24 अक्टूबर 1924 को हुआ था। 24 अक्टूबर को और किसका गठन हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को किसका हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर 1924 को कानपुर में किसका गठन हुआ था? एच आर ए का हुआ था, है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था। एच आर ए के राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद ये इसके सक्रिय सदस्य थे। सचिंद्र सान्याल की पत्रिका है बंदी जीवन। और हम लोग एक प्रमुख घटना जानते ही हैं, 9 अगस्त 1925 जो कि लखनऊ में हुआ था। लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को काकोरी स्थान पर लूट लिया गया था, जिसे काकोरी कांड कहते हैं। योगी जो है, माननीय योगी जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, इन्होंने काकोरी कांड का अभी रिसेंटली नाम बदल दिया है। रिसेंटली काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है। इसका नाम बदलकर काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। फिर है काकोरी कांड का प्रारूप जो है वो किसने तैयार किया? योगेश चंद्र चटर्जी ने तैयार किया। काकोरी कांड में किसका योगदान था? योगदान योगेश, है ना। योगेश चंद्र चटर्जी ने तैयार किया था काकोरी कांड का प्रारूप। और इसमें कौन था, कौन कौन शामिल था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ हुई? गोरखपुर में, है ना। गोरखपुर में फांसी हुई। अशफाक उल्ला खां को की फांसी कहाँ हुई? फैज़ाबाद में। रोशन सिंह की फांसी इलाहाबाद में। और राजेंद्र लाहिड़ी की गोंडा में फांसी हुई। चंद्रशेखर आज़ाद भाग गए, दिल्ली चले गए। तब इन्होंने जब ये दिल्ली गए, वैसे तो एच.आर.ए. की हम लोगों ने देख लिया कब स्थापना हुई? 1924 में। और चंद्रशेखर आज़ाद जब भागकर कहाँ गए? दिल्ली। तब ये इन्होंने एच.आर.ए. में एस को शामिल कर दिया, तो इसका नाम बदल दिया गया, एच.एस.आर.ए. रख दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया। एच.एस.आर.ए. का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसका गठन अब कब हुआ? 1928 में। हम लोगों ने देखा एच.आर.ए. का गठन हुआ 1924 में। और एच.एस.आर.ए. का गठन कब हुआ? 1928 में। मतलब ये इवन नंबर है। यूनिट डिजिट पर हम देख रहे हैं इवन नंबर है। 4 दूनी 8, 4 और 8, 4 साल बाद एच.एस.आर.ए. की स्थापना हुई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जैसा कि नाम में ही लिखा है कि इसका उद्देश्य था गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना। और इसका गठन 1928 में हुआ, दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ एच.एस.आर.ए. का गठन? दिल्ली में हुआ, फिरोज शाह कोटला के मैदान में हुआ। इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। और इसके प्रमुख सदस्य थे भगवती चरण वोहरा, भगत सिंह, सुखदेव, यतेंद्रनाथ, फणींद्रनाथ जयदेव इत्यादि। फिर 1928 की हम एक और घटना मतलब जानते हैं कि 1928 को साइमन कमीशन जो है बनकर वो भारत आया था। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? ये गठन हुआ था 1927 में। 1927 में गठन हुआ था, लेकिन ये भारत जब आया ये 1928 में आया। तो साइमन कमीशन से रिलेटेड 2 डेट में हमको कन्फ्यूज़न हो जाती है, या एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन गलत कराने का प्रयास इसी में किया जाता है कि साइमन कमीशन बना कब और भारत कब आया। तो भारत आया 1928 में और बना ये, इसका गठन हुआ 1927 में। तो 30 अक्टूबर 1928 को साइमन आयोग जो है इसका गठन हुआ। मतलब ये 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। तब इसका विरोध भी हुआ। और यह किस लिए आया था ये पूछा जाता है कि साइमन कमीशन आया किस लिए था, किस लिए भेजा गया था? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आया था, है ना। और इसका विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। अरे भाई, आप जांच करा रहे हो तो भारतीयों को भी शामिल करो, नहीं तो आप मनमानी रिपोर्ट दे दोगे कि भाई अब कुछ नहीं हुआ है, हमने अपनी जांच की, सब कुछ सही है।
जबकि ये अंग्रेजों की एक सोची समझी नीति थी। और साइमन आयोग के विरोध में स्कॉट ने लाला लाजपत राय पर लाठियां चलवाई। साइमन कमीशन के विरोध में जो लाला लाजपत राय हैं ये उसी विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, और तब स्कॉट ने लाला लाजपत राय पर लाठियां चलवाई। तो किसने चलवाई? स्कॉट ने, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधियां प्राप्त थी? शेरे पंजाब की और पंजाबी केसरी बोलते थे। इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई। अब इनकी मृत्यु से आक्रोशित होकर जो है रिवेंज लेने का ठाना लोगों ने। तो किन लोगों ने ठाना? नवंबर में इनकी मृत्यु हो गई लाला लाजपत राय की। फिर दिसंबर में 17 दिसंबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। जबकि ये स्कॉट को मारना चाहते थे और मार दिया इन्होंने, सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर आगे विधान परिषद बम कांड हुआ 1928 के बाद। हम ये घटनाएं बहुत कम जानते हैं लोग। विधान परिषद बम कांड, इसमें कौन कौन शामिल था और फिर किसको फांसी हुई ये देखते हैं। यहाँ पर मुख्य बिंदु आते हैं। विधान परिषद बम कांड 1929 में आया था। कब आया था? 1929 में। वी से वा से 9 लग रहा है ना, नीचे मिला देंगे तो 9 बन जाएगा। तो मतलब 1929 में आया विधान परिषद बम कांड। 1929 में आया हुआ। तो ये 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधान परिषद में बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका और भगत सिंह ने नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद। कौन सा? इंकलाब जिंदाबाद, पता है। अब इंकलाब जिंदाबाद या इंकलाब के बारे में मुख्य फैक्ट्स क्या हैं कि इसके जो रचयिता हैं वो इस लाइन के कौन है? इंकलाब जिंदाबाद के हसरत मोहानी द्वारा ये रचित लाइन है इंकलाब जिंदाबाद, ना कि भगत सिंह का है ये नारा। हसरत मोहानी का है इंकलाब जिंदाबाद, है ना। जैसे आजकल लोग हंस रहे हैं, हाँ, मोह में हैं, जी रहे हैं, जिंदा हैं, है ना। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे, जिंदा हैं, हंस रहे हैं, मोह में हैं। तो हसरत मोहानी द्वारा रचित है इंकलाब जिंदाबाद। और केवल इंकलाब जो है नारा वो इकबाल का था। इंकलाब किसका नारा था? मोहम्मद इकबाल का। इंकलाब इकबाल, तो ये तो बहुत ही इजी है। इंकलाब जिंदाबाद और इंकलाब में अंतर है। इंकलाब जिंदाबाद किसका था? हसरत मोहानी। और इंकलाब नारा किसका था? मोहम्मद इकबाल का था। अब बम कांड के समय विधान परिषद में 2 बिल चल रहे थे। ट्रेड डिस्प्यूट बिल या पब्लिक सेफ्टी बिल की बात चल रही थी विधान परिषद में, है ना, बम कांड के समय। तो जतिन दास जो थे, जतिन दास ने क्रांतिकारी कैदियों को राजनीतिक कैदी का दर्जा दिलाने के लिए, मतलब जो क्रांतिकारी कैदी को राजनीतिक कैदी का दर्जा दिलाने के लिए 64 दिन की भूख हड़ताल 13 सितंबर 1929 भूख हड़ताल पर थे। और 13 सितंबर 1929 में मृत्यु हो गई जतिन दास की। अब जी.सी. डाल्टन ने सैंडर्स हत्याकांड को, जो भगत सिंह लोगों ने गोली चलाई थी, तो सैंडर्स हत्याकांड को असेंबली बम कांड से जोड़ते हुए डाल्टन ने भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई। तो और इनकी फांसी कब हुई? 23 मार्च 1931 में, सॉरी 1931 लिखा है। 23 मार्च 1931 में लाहौर की जेल में फांसी हुई। 1931 में हुई, है ना। तो पूछा जाएगा कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब हुई? 23 मार्च 1931 को लाहौर की जेल में फांसी हुई। ये 1929 का विधान परिषद बम कांड था। 13 सितंबर 1929 में जतिन दास की मृत्यु हुई। और यहाँ पर 29 के बाद 2 साल बाद 31 में 23 मार्च 1931, है ना। यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर 3 1 1 2 3, इनकी फांसी की डेट में क्या है? 1 2 3, 23 मार्च 1931 में इनको लाहौर की जेल में फांसी हुई। अब यहाँ पर
27 फरवरी 1931 में क्या हुआ? मार्च के बाद 1931 में। अच्छा, हम लोग जनरली 1931 से रिलेट क्या करते हैं कि केवल वो गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, लेकिन 1931 में और मेन फैक्ट्स पूछे जाते हैं। इनकी फांसी पूछी जाती है डेट सहित, और ये पूछा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने खुद को गोली कब मारी। तो 27 फरवरी 1931 में इन्होंने भी, जो भी फेमस थे, भगत सिंह थे, जो ये चंद्रशेखर आज़ाद थे, इनकी मृत्यु जो है 1931 में ही हुई। ये इन्होंने 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी को कौन सा दिवस होता है? विज्ञान दिवस होता है। 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली। HSRA का अंत हो गया चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ही। अब देखेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा विधानसभा बम कांड, है ना। विधानसभा का बम कांड पढ़ा, और वो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के बीच हुआ। 23 मार्च 1931 में लाहौर की जेल में भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को फांसी हुई, ठीक है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने अल्फ्रेड पार्क में जो है 27 फरवरी 1931 में खुद को गोली मार ली। HSRA का अंत हो गया। इतना हम लोगों ने देखा। चटगांव शस्त्रागार कांड ये 1930 में हुआ था। चटगांव शस्त्रागार कांड, चटगांव 1930। प्रमुख सदस्य सूरसेन। प्रमुख सदस्य इसके थे सूरसेन, इन्हें बोलते थे मास्टर दा। तो मास्टर दा की उपाधि किसे प्राप्त थी? सूरसेन को। और सूरसेन ने किसका गठन किया था? IRA। IRA मतलब इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था। अब पूछा जाएगा IRA का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी, एसोसिएशन नहीं है, आर्मी है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था सूरसेन ने। सूरसेन जो है वो एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, वो सूरसेन थे। मास्टर दा थे। IRA इंडियन रिपब्लिक आर्मी का इन्होंने गठन किया था। 18 अप्रैल 1930, 18 अप्रैल 1930 गणेश घोष ने चटगांव शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। 1930 में 18 अप्रैल 1930 में क्या हुआ? गणेश घोष ने चटगांव शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। और प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्ता, वीना दास, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्ता और वीना दास ने चटगांव शस्त्रागार कांड से मतलब ये सब जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? वीना दास, कल्पना और प्रीतिलता। प्रीति, कल्पना, वीना, ये सब चटगांव शस्त्रागार से जुड़ी हुई हैं। चटगांव शस्त्रागार कब हुआ? 1930 में। पूछा जाएगा चटगांव शस्त्रागार कांड कब हुआ? ये हुआ 19। तो 18 अप्रैल 1930 में गणेश घोष ने चटगांव शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्ता और वीना दास चटगांव शस्त्रागार कांड से जुड़ी हुई हैं। 18 जनवरी 1934 को सूरसेन को फांसी दे दी गई। सूरसेन कौन? मास्टर दा सूरसेन बोलते हैं या सूरसेन भी बोलते हैं। ये प्रमुख सदस्य किसके थे? चटगांव शस्त्रागार कांड के थे। 18 जनवरी 1934 को इनको फांसी दे दी गई थी। अब है नमक आंदोलन या दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन। नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी इसका नाम है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या नाम है? नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, नमक आंदोलन। इसमें क्या देखेंगे? गांधी ने यहाँ, अच्छा, इस टाइम जो है वो सविनय अवज्ञा के समय इरविन था, वायसराय इरविन था, ठीक है, लॉर्ड इरविन। तो यहाँ पर गांधी ने अपने अंग्रेजी मित्र रेजिनाल्ड रेनाल्ड की मदद से इरविन के सामने 11 सूत्री कार्यक्रम, जिसे इरविन ने ठुकरा दिया था। और गांधी 12 मार्च 1930 को इन्होंने अपनी जो है दांडी मार्च की यात्रा कब शुरू की? ये इन्होंने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायी, ये पूछा जाता है कितने अनुयायी थे? तो 78 अनुयायी थे। गुजरात के 2 थे, महाराष्ट्र के थे, मुस्लिम था, एक मुस्लिम सदस्य थे, और उत्तर प्रदेश के थे, और एक ईसाई भी था इसमें, और एक पंजाबी भी था। तो यहाँ पर 78 अनुयायी थे। गुजरात, महाराष्ट्र, मुस्लिम भी थे, उत्तर प्रदेश के भी थे और पंजाब के भी। तो 78 अनुयायियों के साथ कितने मील की थी? 241 मील की दूरी, 241 मील दूर
दांडी कहाँ था, किस जिले में, नौसारी जिले तक यात्रा प्रारंभ की। 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ 241 मील दूर दांडी तक यात्रा प्रारंभ की। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने रघुपति राघव राजाराम वैष्णव जन तो तेने तैनो कहिए इन लाइनों का उच्चारण करते हुए ये जा रहे थे। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि रघुपति राघव राजाराम किसकी लाइन है, ये है विष्णु दिगंबर विश्वास। हम लोगों ने विष्णु दिगंबर विश्वास किस में पढ़ा है, नील विद्रोह। नील विद्रोह में इनका नाम है, नेतृत्वकर्ता नील विद्रोह के विष्णु दिगंबर विश्वास ही थे। तो उन्होंने ही रघुपति राघव राजाराम की लाइन जो है इसकी रचना की है। वैष्णव जन तो तेनो कहिए, ये किसके लाइन है, ये है नरसिंह मेहता की। ये पूछा गया है, ये टेट में पूछा गया है शायद। वैष्णव जन तो तेने कहिए किसकी लाइन है, नरसिंह मेहता का उच्चारण करते हुए जा रहे थे। गांधी जी ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो बदरुद्दीन तैयब जी करेंगे। बदरुद्दीन तैयब जी करेंगे। अगर तैयब जी भी गिरफ्तार हो गए तो इसका नेतृत्व जो है वो सरोजनी नायडू करेंगी। तो गांधी जी के बाद तैयब जी और फिर सरोजनी। तो 5 अप्रैल को दांडी मार्च और 6 अप्रैल से इस आंदोलन की शुरुआत हो गई। 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल से इस आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ही चला। 12 मार्च तक 6 अप्रैल 12 मार्च से शुरू हुआ और 6 अप्रैल तक ये पहुँचे दांडी। कहाँ कब पहुँचे, 6 अप्रैल को। 5 अप्रैल को पहुँच गए थे लेकिन ये 6 अप्रैल माना जाता है, 12 से 6। महाराष्ट्र के धरसना नामक मील में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो कौन कर रहा था, महाराष्ट्र के धरसना नामक मील में इस आंदोलन का सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सरोजनी नायडू और मणिलाल कौन है, गांधी जी के पुत्र, तो ये कर रहे थे इसका नेतृत्व। धरसना नामक मिल में जो दमन नीति अपनाई गई उसका विवरण एक अंग्रेजी पत्रकार विव मिलर ने किया था। इन्हीं आंदोलनकारियों पर 18वीं गढ़वाली रेजिमेंट को गोली चलाने के लिए कहा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे इन पर 18वीं गढ़वाली रेजिमेंट को गोली चलाने के लिए कहा गया और चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से मना कर दिया। चंद्र सिंह गढ़वाली ने जो है वो गोली चलाने से मना कर दिया। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जो है वो नेतृत्व कौन कर रहा था। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सीमांत गांधी यहाँ पर जिनको बोला जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे। खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे, जिन्हें सीमांत गांधी बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, फ़क्र ए अफ़गान बोलते हैं, फ़क्र ए अफ़गान भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी उपाधियां जो हैं वो खान अब्दुल गफ्फार को दी गई थी। और जो है लोगों ने गांधी को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लोगों ने गांधी को मलंग बाबा बोला था। गांधी को किसने बोला था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लोगों ने गांधी को मलंग बाबा बोला था। तो खान अब्दुल गफ्फार खां जो है वो खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था। किसने, खान अब्दुल गफ्फार खां ने। पूछा जाएगा कि खुदाई खिदमतदार संगठन किसने बनाया, तो ये मुस्लिम थे ना, खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भी अध्यक्षता की है। खान अब्दुल गफ्फार खां सबसे युवा मुस्लिम थे, पहले मुस्लिम थे, इन्होंने यही थे। तो ये खुदाई खिदमतगार संगठन इन्होंने बनाया, खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी जो थे। तो खुदाई खिदमतदार का अर्थ है कि से ईश्वर का सेवक। तो इस संगठन का जो गठन है इन्होंने ही किया। और इसके सदस्य जो हैं खुदाई खिदमतगार संगठन के सदस्य हैं, लाल कुर्ती पहनते थे। इसके सदस्य क्या थे, लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए इसको लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा कि किस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो वो है खुदाई खिदमतगार। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन बोला जाता है खुदाई खिदमतगार संगठन को। इसकी स्थापना किसने की, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, नागालैंड में इस आंदोलन का नेतृत्व अदुनाग कर रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ही विस्तृत है, केवल 1928 जान लेना ही एनफ नहीं है।
किस क्षेत्र में कौन नेतृत्व कर रहा था। जैसे हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे कि किस क्षेत्र से कौन नेतृत्व कर रहा था, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी या कानपुर से जो है नाना साहब थे। वैसे ही यहाँ पर भी है कि सब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसका नेतृत्व कौन कहाँ से कर रहा था। तो हम लोगों ने सब देख लिया और नीचे देख रहे हैं क्या क्या लिखा है कि नागालैंड में इस आंदोलन का नेतृत्व अदुनाग कर रहे थे। अदुनाग, नागालैंड अदुनाग, इनके नाम में भी नाग है और ये राज्य में भी नागालैंड नाग है। तो ये तो बहुत आसान हो गया याद करना। नागालैंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था, अदुनाग कर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनकी 13 वर्षीय बहन गैडिन लयू, तो गैडिन लयू पूछ लिया जाए किससे संबंधित हैं, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से संबंधित हैं। गैडिन लयू ये अदुनाग की बहन थी। तो इन्होंने नेतृत्व किया जिसको आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी। तो जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद रानी की उपाधि किसको दी, गैडिन लयू को दिया। गैडिन लयू मतलब गॉडेस, गॉडेस है ना ये बिल्कुल, गैडिन लयू, तो इसको रानी की उपाधि दी। इस आंदोलन के दौरान लड़कों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना बनी। लड़कों की ये सब, इन लोगों ने अपना स्कूल कॉलेज सब छोड़कर इसमें हिस्सा लिया। इस आंदोलन के दौरान लड़कों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना बनी। 5 मार्च अब यहाँ पर क्या हुआ, गांधी जी समझौता करने गए 1931 में। अच्छा, ये जैसे गांधी इरविन समझौता की डेट आपको नहीं याद हो रही है तो ऐसे याद करिए कि गांधी इरविन से मिलने गए कितने देर के लिए, 5 मिनट के लिए। कितने देर के लिए, 5 मिनट के लिए। मतलब डेट कैसे याद करेंगे, 5 मार्च, 5 मार्च, 5 मार्च। और इरविन, विन, विन मतलब वन, तो लास्ट में इसके वन है 1931। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसे दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गांधी इरविन को दिल्ली पैक्ट बोलते हैं इसको। समझौता हुआ तो गांधी और इरविन दोनों को सरोजनी नायडू ने 2 महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी और इरविन दोनों को सरोजनी नायडू ने 2 महात्मा की उपाधि दी थी। और गांधी को विंस्टन चर्चिल ने और फ्रैंको मोरिस ने, 2 लोगों ने, विंस्टन चर्चिल और फ्रैंको मोरिस दोनों ने अर्धनंगा फकीर बोला था गांधी को, इसी समझौते के टाइम पर, गांधी इरविन समझौते के टाइम पर। गोलमेज सम्मेलन अब देखते हैं कितने हुए, 3 हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो पहला जो है, पहला गोलमेज सम्मेलन भारत में तात्कालिक मुद्दों पर था और ये दूसरा है, फिर अगला भी देखेंगे। तो ये जो पहला है वो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी, यहाँ बीच में दिसंबर है वो पूरा, तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच हुआ पहला सम्मेलन। प्रधानमंत्री थे उस समय रैमसे मैकडोनाल्ड, रैमसे मैकडोनाल्ड। दूसरे में भी प्रधानमंत्री कौन है, रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सम्राट कौन है, जॉर्ज फिफ्थ, यहाँ पर सम्राट कौन है, जॉर्ज फिफ्थ। तो गोलमेज सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड, सम्राट कौन है, जॉर्ज फिफ्थ। स्थान कौन सा है, सेंट जेम्स पैलेस लंदन। कौन सा स्थान है, सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ। और उद्देश्य इसका साइमन, पहले का उद्देश्य है साइमन आयोग पर विचार करना। पहले गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य था साइमन आयोग पर विचार करना और दूसरे का उद्देश्य था, ये हुआ था 12 नवंबर 1930 और ये 19 जनवरी 1931 तक। फिर यहाँ पर 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 में हुआ, ये लास्ट में ही हुआ, साल के लास्ट में ही ये भी हुआ था। नवंबर से शुरू हुआ, जनवरी तक चला, अगले साल तक। और ये जो है 31 में 7 सितंबर 1931 से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर तक चला, ये 1931 तक समाप्त हुआ। तो ये इसका उद्देश्य था कांग्रेस की भागीदारी, कांग्रेस की भागीदारी, है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सैमुअल होर को भारत का सचिव बनाया, सैमुअल होर को भारत का सचिव बनाया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजनी नायडू कर रही थी और गांधी जो हैं SS राजपुताना नामक जहाज़ से लंदन गए थे, SS राजपुताना नामक जहाज़ से लंदन गए थे। विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था
और तेग बहादुर संघू और भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया। तेग बहादुर संघू, भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसने लिया तीनों में? भीमराव अंबेडकर को तो सब जानते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में चले गए थे, और इसके साथ तेग बहादुर सप्रू थे। ये तेग बहादुर सप्रू या संगू जो भी बोलो, तो तेग बहादुर जी थे। और तो ये गए थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। फिर है कांग्रेस ने मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग लिया, तो वही द्वितीय सम्मेलन का उद्देश्य ही था कि कांग्रेस की भागीदारी हो। तो कांग्रेस ने मात्र द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया, और 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन चला। इसमें 1932 में क्या हुआ? इसमें हुआ था फिर है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 में। पूना पैक्ट की डेट याद रखनी है, 24 सितंबर 1932 में हुई थी पूना पैक्ट। अच्छा, इसका सन तो सबको याद है, 1932 में 2 और 3 शामिल है, और इसकी डेट में 2 और 4 शामिल है, 24 सितंबर 1932। फिर है रैमसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट पारित किया। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट पारित किया था। सांप्रदायिक पंचाट कब पारित हुआ? सांप्रदायिक पंचाट ये मैकडोनाल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट है, ये पारित हुआ था 16 अगस्त 1932 को। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात कही गई थी पूना पैक्ट में, और यहाँ पर कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड ने पारित किया था ये। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गांधी इरविन जो समझौता था 1931 ये गोलमेज सम्मेलन के टाइम भी यही प्रधानमंत्री थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। और यहाँ पर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पूना पैक्ट में क्या हुआ कि पृथक निर्वाचक मंडल की बात कही गई थी। और 4 जनवरी 1932 में गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भारत लौटे, क्योंकि गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कांग्रेस ने केवल द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था, और भारत लौटे तो 4 जनवरी 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 4 जनवरी 1932 में फिर से जो है प्रारंभ कर दिया गया, जिसके कारण इन्हें पकड़कर यरमदा जेल में 1932 में गांधी जी को जेल भेजा गया, यरमदा जेल में बंद कर दिया गया। सांप्रदायिक पंचाट सुनने के बाद 20 सितंबर 1932 को गांधी पुणे के यरमदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। जो ये सांप्रदायिक पंचाट आया यहाँ पर कि पिछड़े वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली बनाई जाएगी, निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा, तो ये सुनकर जो है ये यरमदा जो जेल में बैठे थे वहीं पर इन्होंने अपना आमरण अनशन चालू कर दिया गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को। और सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद के कहने पर अंबेडकर ने गांधी जी से मुलाकात की। राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद के कहने पर अंबेडकर ने गांधी जी से मुलाकात की। सी राजगोपालाचारी कौन है? स्वतंत्र भारत के दूसरे और आखिरी गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के दूसरे और आखिरी गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। गांधी के समक्ष मदन मोहन मालवीय, भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग का नेतृत्व, भीमराव अंबेडकर जो है वो दलित वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे, और मदन मोहन मालवीय जो है वो तो मदन मोहन मालवीय जी हिंदू सभा का नेतृत्व कर रहे थे, और भीमराव अंबेडकर जी दलित वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे इसमें। और इनके बीच जो है मदन मोहन मालवीय और भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो है 24 सितंबर 1932 को गांधी समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है।
अब हम लोग देखेंगे 1935 में जो 1935 का अधिवेशन है भारत सरकार का 1935 का अधिनियम, इसमें 1937 के प्रांतीय चुनाव की बात कही गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 11 प्रांतों में चुनाव हुआ और 5 प्रांतों में कांग्रेस को जीत मिली और एक में बम्बई में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। और बंगाल में भी यहाँ पर कांग्रेस थी और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में क्या था कि गफ्फार खां जो था, अब्दुल गफ्फार खां जो थे, उनको कांग्रेस का समर्थन था। इस तरह जो है 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। अब क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध आया 1 सितंबर 1939 को। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो यहाँ पर अंग्रेजों ने बिना कांग्रेस के अध्यक्षों की अनुमति के 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। बिना कांग्रेस के अध्यक्षों की अनुमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया। यही कारण है कांग्रेस के समस्त अध्यक्षों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, जिसे मुस्लिम लीग वालों ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। तो मुक्ति दिवस पूछा जाएगा किसने मनाया, तो मुस्लिम लीग वालों ने मनाया। और कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को मनाया। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की बात जो है मोहम्मद इकबाल ने की, जिन्होंने इंकलाब का नारा दिया था। और 28 जनवरी 1933 को चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। 1933 में रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। अब यहाँ पर 23 मार्च 1940 को लाहौर के मुस्लिम लीग अधिवेशन में जिन्ना ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत पारित किया था। 2 राष्ट्र का सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने पारित किया था? ये जिन्ना ने पारित किया था। और किस अधिवेशन में? 1940 के लाहौर की मुस्लिम लीग अधिवेशन में 23 मार्च 1940 को। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन पेट के सिलेबस में अलग से है और यहाँ से क्वेश्चन बनना है। तो यहाँ की भूमिका क्या है भारत छोड़ो आंदोलन की, देखते हैं। 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाया गया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 1940 में। तो ये 17 अक्टूबर, देखो जब कोई व्यक्तिगत लड़ाई होने लगती है, व्यक्तिगत होता है अपना, तो ज़्यादा खतरा रहता है। तो इस हिसाब से हम इसकी डेट याद रखेंगे कि 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था। तो इसी सत्याग्रह के चलते दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। किस सत्याग्रह में दिल्ली चलो का नारा दिया गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह में। और ये किसने चलाया, किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भी इसमें शामिल थे। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह चला कहाँ से? ये चला महाराष्ट्र में। 1940 में वही आम चुनाव होने वाले थे। ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी के नेता विंस्टन चर्चिल जो हैं विजयी हुए। जब चर्चिल पर भारतीयों द्वारा दबाव डाला गया तो 30 मार्च 1942 को इसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन भेजा कब? क्रिप्स मिशन कब भेजा? 1942 में। ठीक है, जब चर्चिल पर दबाव डाला गया तो 30 मार्च 1942 को इसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। ठीक है, तो पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी? गांधी जी ने दी। और क्रिप्स मिशन, इसमें पाकिस्तान नाम की चर्चा नहीं थी। क्रिप्स मिशन में इसके तहत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई थी। तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात किस मिशन के द्वारा कहा गया था? क्रिप्स मिशन के अंतर्गत। तो 14 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा के मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्ताव लाया गया। कब लाया गया? 14 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा के मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को वर्धा प्रस्ताव कहा गया। भारत छोड़ो आंदोलन को कौन सा प्रस्ताव कहा गया? वर्धा प्रस्ताव कहा गया, क्योंकि यह 14 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा के मैदान में आया था। फिर है 7 अगस्त 1942 बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब? 14 जुलाई 1942 को। अब भारत छोड़ो आंदोलन की डेट प्रस्ताव की डेट हमें याद होनी चाहिए। तो हम सन जानते हैं इसका 1942, और यहाँ पर हम
4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी डेट में भी 4 है और इसके आगे 1 लगा देंगे। तो 14 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा के मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। और 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? किसकी अध्यक्षता में? अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बम्बई के ग्वालियर टैंक में 7 अगस्त 1942। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को यह प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ हो गया और इसका प्रस्ताव कब लाया गया? 14 जुलाई को, है ना, 14 जुलाई 1942 को। और फिर जुलाई के बाद अगस्त में ये जो है पारित हो गया 7 अगस्त। ये भी इसका मल्टीपल है, उधर 14 इधर 7। फिर आगे 8 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ हो गया और गांधी ने करो या मरो का नारा किस में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो का नारा जो है वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ये भी हमें पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ? ऑपरेशन जीरो आवर, OZ आवर मतलब ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया गया। 8 अगस्त को ये जो है चालू हुआ जैसे आंदोलन। तो ऑपरेशन जीरो आवर किसके मतलब किसके समय चालू हुआ? 9 अगस्त 1942 को। एक तो डेट याद होनी चाहिए। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के जब प्रारंभ हुआ उसके एक दिन बाद ऑपरेशन जीरो आवर शुरू हुआ 9 अगस्त 1942 को। इसमें गांधी, कस्तूरबा, सरोजनी नायडू, गांधी और इनकी पत्नी कस्तूरबा और सरोजनी नायडू ये आगा खां पैलेस में, और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में कैद कर लिया गया। अतः आंदोलन नेतृत्व विहीन होते हुए भी बहुत भयावह आंदोलन था। तो क्या है, 8 अगस्त को ये स्टार्ट हुआ और ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों द्वारा 9 अगस्त को चालू कर दिया गया और सबको भैया कैद कर लिया गया। तो ये आगा खां पैलेस में ये लोग थे और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर और अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में। अतः यह आंदोलन नेतृत्व विहीन होते हुए भी बहुत भयावह आंदोलन था, ठीक है। 14 अगस्त 1942 को 14 अगस्त 1942 को बम्बई और नासिक में उषा मेहता ने रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। रेडियो स्टेशन की स्थापना किसने की? उषा मेहता ने, बम्बई और नासिक में, और 14 अगस्त 1942 में, जिसमें राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से बोलते थे। कौन बोलता था? राम मनोहर लोहिया जो है वो नियमित रूप से इस रेडियो स्टेशन में बोलते थे। इसी आंदोलन के दौरान भारत में समानांतर सरकार का गठन हुआ। इसी आंदोलन के दौरान, किस आंदोलन के दौरान पूछा जाएगा कि समानांतर सरकार का गठन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942। ऑपरेशन जीरो आवर किसके विरोध में किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में 9 अगस्त को किया गया। समानांतर सरकार का गठन किसके दौरान हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ। पहला समानांतर सरकार जो है वो चीतू पांडे के नेतृत्व में, पहली जो समानांतर सरकार है वो चीतू पांडे के नेतृत्व में गाजीपुर और बलिया में मतलब स्थापित हुई। और दीर्घजीवी समानांतर सरकार जो है YV चौहान के नेतृत्व में सतारा में। 1946 में ब्रिटेन में, 1946 में आ गए हम, 1946 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ, फिर से चुनाव हुआ, जिसमें ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ जिसमें लेबर पार्टी का नेता क्लीमेंट एटली विजयी हुआ। 2 बार चुनाव हम लोगों ने पढ़ा। एक बार जो है कंजर्वेटिव पार्टी का जो है चर्चिल था। चर्चिल जब क्रिप्स मिशन भेजा गया था उस पर दबाव डालकर, है ना, तो तब हुआ था चुनाव। अब यहाँ पर दोबारा चुनाव 1946 में हुआ है और यहाँ पर क्लीमेंट एटली विजयी हुए हैं। लेबर पार्टी के नेता हैं ये 1946 में। तब मार्च 1946 में इसने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। 2 बार चुनाव हुआ। जब चर्चिल जो है विजयी हुए थे कंजर्वेटिव पार्टी के नेता, तब इन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा था। आउटडेटेड चेक बोला था, पोस्ट डेटेड चेक बोला था किसने? गांधी जी ने।
है ना, और उसका विरोध किया गया था क्योंकि इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था और उसमें डोमिनियन जो है डोमिनियन सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और अलग पाकिस्तान नाम से कोई चर्चा नहीं थी, इसीलिए उससे कोई सहमत नहीं हुआ। फिर जब दूसरी सरकार बनी ब्रिटेन में लेबर पार्टी की, तो यहाँ पर क्लीमेंट एटली जो है इन्होंने फिर एक मिशन भेजा, तो इनका मिशन काम किया, कैबिनेट मिशन, है ना। तो ये 1946 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उससे एक साल पहले 1946 में जो मिशन आया कैबिनेट मिशन, इसने जो है हमें हमारा रास्ता दिखाया। तो मार्च 1946 में इसने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। कब भेजा कैबिनेट मिशन? मार्च 1946 में, जिसने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो ये कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को, है ना। कब? यहाँ पर यूनिट डिजिट में 6 है, 16 मई, और यहाँ पर 1946 है, 1946 है। तो हमें डेट याद करने में, कैबिनेट मिशन की डेट तो हमें याद रहेगी कि देश स्वतंत्र होने से एक साल पहले कैबिनेट मिशन आया था। लेकिन यहाँ पर इसके डेट में अगर कन्फ्यूज़न है तो 46 में यूनिट डिजिट 6 है और यहाँ पर 16 में यूनिट डिजिट 6 है। तो यहाँ पर 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसे मुस्लिम लीग वालों ने ठुकरा दिया। तो फिर क्या हुआ? मार्च, अप्रैल, मई, जून में 3 जून 1947 को भारत में माउंटबेटन प्लान आया। भारत में माउंटबेटन प्लान कब आया? इसकी डेट याद होनी चाहिए। तो माउंटबेटन प्लान है 3 जून, 3 जून, 3 जून, ठीक है। तो 3 जून 1947 को भारत में माउंटबेटन प्लान आया। इसके तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्र करने के लिए और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र करने की बात कही गई। माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री की संज्ञा दी। माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री की संज्ञा दी। तो ये पूछा जाए अगर वन मैन बाउंड्री की संज्ञा गांधी जी को किसने दी, तो वो माउंटबेटन ने दी। माउंटबेटन ने दी और भारत का आखिरी वायसराय था। भारत का आखिरी वायसराय था और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। आखिरी वायसराय था और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और भारत के स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल जो हैं वो सी राजगोपालाचारी हैं। और आखिरी गवर्नर जनरल कौन है? आखिरी गवर्नर जनरल ये सी राजगोपालाचारी हैं, आखिरी गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के। वैसे तो भारत का आखिरी गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो माउंटबेटन है, और स्वतंत्र भारत का आखिरी गवर्नर जनरल ये सी राजगोपालाचारी हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब हम लोग अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे, वायसराय और गवर्नर जनरल से रिलेटेड। तो ये रहा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा सारे पार्ट जो हैं वो 7 पार्ट्स में कंप्लीट किया गया है। अब जो मेन पॉइंट है जैसे एक्ट्स वगैरह है, तो ये सब मैं थोड़ा अलग अलग वीडियो में सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये सब अलग वीडियोज़ इनके बनाऊँगी। तो ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके इस ढेर सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।